हेलो गाइस, मैं हूं राकेश महमूद और आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन के बारे में कि जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाली ईएमएफ है उसको किस तरह से ड्राइव किया जाता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न्स का पता होना चाहिए। तो जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न्स है उसको N1 से ज़ाहिर किया जाता है और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की जो टर्न्स है उसको N2 से ज़ाहिर किया जाता है। इसी तरह जो ट्रांसफार्मर के अंदर पैदा होने वाला फ्लक्स है उस फ्लक्स को जो है वो मैक्सिमम फ्लक्स कहते हैं और उसको φm से ज़ाहिर किया जाता है। और इसी तरह जो ट्रांसफार्मर को सप्लाई मुहैया की जाती है उस सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है उसको f से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जब आपने ईएमएफ इक्वेशन जो है वो ड्राइव करनी है एग्ज़ाम के अंदर, तो अगर किसी चीज़ का यूनिट है तो वो यूनिट भी आपने मेंशन करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्लक्स है इसकी इकाई, इसका यूनिट जो है वो वेबर है, तो वो वेबर भी मैंने आगे मेंशन किया हुआ है। इसी तरह अगर फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हर्ट्ज़ या साइकिल पर सेकंड है, तो मैंने यहाँ पे हर्ट्ज़ या साइकिल पर सेकंड जो है उसको मेंशन किया हुआ है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बहुत अहम है, इसको आपने मद्देनज़र रखना है। अगर आप इसको मेंशन नहीं करेंगे तो एग्जामिनर या चेकर जो है वो आपके नंबर जो है उसको काटेगा। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो जो मैक्सिमम फ्लक्स है, मैक्सिमम फ्लक्स जो है ये बराबर होता है BM मल्टीप्लाई बाय A। अब यहाँ पे BM क्या है, तो BM यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कैसे, कि हमें पता है कि इकाई रकबा में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसको फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। तो इसी तरह से ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसके यूनिट एरिया में से, उसके इकाई रकबा में से जितना मकनातीसी फ्लक्स गुजरेगा उसको जो है फ्लक्स डेंसिटी का नाम दिया जाएगा और उसको जो है वो BM से ज़ाहिर करते हैं। तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट है वो है वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से जो कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कोर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को जो है वो A से ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको A से ज़ाहिर करना है और इसकी इकाई जो है वो मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर में एरिया लेना है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता है कि जो ट्रांसफार्मर है वो फेराडेज लॉ पे काम करता है, या जो ट्रांसफार्मर की जो असूल की बात हमने की थी, उसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात की थी, तो वहाँ पे हमने ये सीखा था कि जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पे काम करता है। तो जो इंडक्शन के कवानीन है वो फेराडे ने वज़ा किए हैं, वो फेराडे ने हमें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर पैदा होने वाली ईएमएफ जो है वो फेराडे लॉ के मुताबिक पैदा होती है। तो यहाँ पे फेराडे लॉ के मुताबिक एक टर्न के अंदर पैदा होने वाली ईएमएफ का जो फार्मूला है वो है d∅/dt। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि d∅/dt जो है ये एक टर्न के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न, एक टर्न के अंदर पैदा होने वाली ईएमएफ का जो फार्मूला है वो d∅/dt है। तो यहाँ पे d∅ क्या है, d∅ यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स है और dt यहाँ पे क्या है, मिनिमम टाइम है। तो d∅ मैक्सिमम फ्लक्स क्या है, यानी कि वो फ्लक्स की मकदार जो कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफार्मर के अंदर पैदा हो रही है, और मिनिमम टाइम क्या है, dt क्या है, कि फुल टाइम की वो वैल्यू जिसमें फ्लक्स जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होता है। तो अगर हमारे पास d∅ और dt इन दोनों की वैल्यूज़ आए तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इस फराडे के फार्मूले के अंदर पुट करके हम जो है ट्रांसफार्मर के अंदर पैदा होने वाली ईएमएफ को मालूम कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या हमारे पास d∅ मौजूद है। d∅ हमारे पास क्या था, मैक्सिमम फ्लक्स। तो अगर हम बात करें सबसे पहली स्लाइड की, तो सबसे पहली स्लाइड के अंदर हमने मैक्सिमम फ्लक्स जो है उसको d∅ से ज़ाहिर किया है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी लिखा गया है। ये मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी जो है ये मिस्टेक से लिखा गया है, ये असल में मैक्सिमम फ्लक्स है, डेंसिटी यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि BM जो है वो फ्लक्स डेंसिटी है। यहाँ पे आप देखें मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी जो है वो BM है और φm जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैक्सिमम फ्लक्स है,
वो फ्लक्स डेंसिटी नहीं है। यहाँ पे ये जो फ्लक्स डेंसिटी है ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो मैक्सिमम फ्लक्स डी फाई जो है वो मैक्सिमम फ्लक्स है और मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास फाई एम मौजूद है। तो एक चीज़ हमारे पास आ गई, डी फाई हमारे पास है, उसकी वैल्यू हमारे पास फाई एम है, लेकिन डी टी नहीं है। डी टी क्या है? वो कम से कम टाइम जिसमें फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पर होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जो फ्लक्स का साइकिल है उसको देखना पड़ेगा। हमें पता है कि ट्रांसफार्मर जो है वो एक एसी मशीन है, उसको एसी सप्लाई दी जाती है, तो इस वजह से जो उसमें फ्लक्स पैदा होता है वो भी साइनोसीडल है, वो भी साइन वेव की शक्ल का है। तो यहाँ पे अगर हम शक्ल को देखें, फ्लक्स के साइकिल को देखें, तो यहाँ पे वर्टिकली जो है, जो वर्टिकल एक्सिस है वो फ्लक्स की वैल्यू को बता रहा है कि मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, और जो हॉरिजेंटल एक्सिस है, जो उसकी एक्सिस है, वो टाइम की वैल्यू को काउंट कर रहा है। आप यहाँ पे देखें तो ये टाइम की वैल्यू को काउंट कर रहा है, और टाइम किसके बराबर है? 1/f के, यानी कि एक साइकिल जो है वो कितने टाइम के अंदर कंप्लीट हो रहा है। तो हमने असल में हमें चाहिए क्या? हमें मिनिमम टाइम चाहिए। डी टी क्या है? मिनिमम टाइम है, हमें कम से कम टाइम चाहिए। तो हमने देखना है कि किस कम से कम टाइम के अंदर फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस फ्लक्स के साइकिल को 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो इसको 4 हिस्सों में कैसे तकसीम करते हैं? यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि पहले इसको 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। फ्लक्स के साइकिल को 2 हिस्सों में तब्दील कर दिया। अब ये जो 2 हिस्से हमारे पास आए हैं इसको मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। इसके बाद ये भी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। ये जो बाकी का हाफ साइकिल है इसको भी 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो जो फ्लक्स का साइकिल है इसको हमने बराबर 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, इसी तरह से ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। तो फ्लक्स को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया। तो हम कह सकते हैं कि इस फ्लक्स के 4 हिस्सों को तकसीम करने से जो टाइम पीरियड है, जितने टाइम में ये साइकिल मुकम्मल हो रहा था, टाइम पीरियड जो है ये भी 4 हिस्सों में तकसीम हो गया है। तो हम देख सकते हैं कि वक़्त के चौथाई हिस्से में, टाइम के चौथाई हिस्से में फ्लक्स जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है। आप देख सकते हैं कि ये उसकी मैक्सिमम पोजीशन है। इसी तरह अगर इस चौथे हिस्से की बात करें तो इसमें भी फ्लक्स अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे है। इस तरह अगर इस चौथे हिस्से की बात करें तो इसमें भी फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम पे है। अगर इस चौथे हिस्से की बात करें तो इसमें भी फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम पे है। तो हमने वो कम से कम टाइम लेना था। डी टी क्या था? डी टी वो कम से कम टाइम था जिसमें फ्लक्स जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर हो। तो हमने जब इस फ्लक्स के साइकिल का एनालिसिस किया तो हमें क्या मिला कि टाइम के चौथाई हिस्से में फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पर है। तो हम क्या करेंगे, टाइम की जो है उसकी चौथाई वैल्यू लेंगे, टाइम का जो है वो चौथा हिस्सा लेंगे। तो टाइम हमारे पास बराबर है, यहाँ पे स्क्रीन पे हम देखें तो टाइम हमारे पास बराबर है 1/f। तो हमने टाइम की वैल्यू किया, यानी कि 1/f जो है ये टाइम की वैल्यू है, तो हमने टाइम की वैल्यू का चौथा हिस्सा लेना है। तो टाइम की वैल्यू का चौथा हिस्सा लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस टाइम की वैल्यू को 4 पे तकसीम कर देंगे। 1/f को हम क्या करेंगे, 4 पे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास dt आएगा, जो हमारे पास कम से कम वैल्यू आएगी, वो हमारे पास 1/4f आएगी। तो डी फाई ऑलरेडी हमारे पास था, डी फाई हमारे पास क्या, फाई एम मैक्सिमम फ्लक्स, और मिनिमम टाइम डी टी भी हमारे पास आ गया। टाइम का हमने चौथाई हिस्सा लिया, उसमें फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पर है। तो ये हमारे पास टाइम का चौथाई हिस्सा जो है या मिनिमम टाइम जो है वो भी आ गया 1/4f। तो फार्मूले के अंदर फैराडे लॉ क्या था, ट्रांसफार्मर फैराडे के असूल पे काम करता है। तो फैराडे लॉ क्या था, d∅/dt, एक टर्न के अंदर पैदा होने वाली ईएमएफ का फार्मूला। तो d∅ की जगह क्या करेंगे, d∅ की वैल्यू पुट कर देंगे। तो d∅ हमारे पास क्या, φm, इसको d∅ की जगह यहाँ पे पुट कर दिया। इसी तरह से dt हमारे पास क्या है, dt की वैल्यू हमारे पास आई है 1/4f। तो dt की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4f। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कोई भी
मेन बटे के नीचे बटा हो। यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास दो बटे हैं, एक ये बटा है जो कि फाई एम के नीचे है, और दूसरा बटा कौन सा है, ये वाला बटा है जो कि 1 के नीचे है। तो अगर हमें पता है कि मेन बटे के नीचे बटा हो तो वो नीचे वाला नंबर जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये 4f है ये ऊपर जाके 5m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 4f जो है वो ऊपर जाके 5m के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 5m 4f हो जाएगा। ठीक है जी, दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या है जी, मेन बटे के नीचे बटा है, एक बटा 5m के नीचे है और एक बटा जो है 1 के नीचे में है। तो मेन बटा यहाँ पे क्या है जी, जो 5m के नीचे है वो मेन बटा है, और उस बटे के नीचे एक और बटा है यानी कि 1/4f। तो ये 4f क्या करेगा, ऊपर जाके 5m के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब 4f 5m के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 4/5mf हो जाएगा। तो नीचे क्योंकि 1 बच जाएगा तो इस वजह से इस 1 को लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की एक टर्न के अंदर पैदा होने वाली ईएमएफ है। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये असल में ट्रांसफार्मर की एक टर्न के अंदर पैदा होने वाली ईएमएफ की एवरेज वैल्यू है। इसको अगर आप स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे मैंने इसको एवरेज वैल्यू जो है वो शो किया हुआ है। तो क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है एक एसी मशीन है तो यहाँ पे हमें जो है वो आरएमएस वैल्यू की ज़रूरत है, क्योंकि जो डीसी सप्लाई है, जो डीसी करंट है या जो डीसी वोल्टेज हैं उनकी एवरेज वैल्यू को काउंट किया जाता है। जितने डीसी एम्पेयर मीटर हैं या डीसी वोल्ट मीटर हैं वो क्या करते हैं, डीसी करंट या डीसी वोल्टेज की जो है एवरेज वैल्यू को शो करते हैं। लेकिन जो एसी एम्पेयर मीटर हैं या एसी वोल्ट मीटर हैं वो एसी करंट या वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू को जो है वो काउंट करते हैं। तो एसी के अंदर आरएमएस वैल्यू को काउंट किया जाता है और डीसी के अंदर जो है वो एवरेज वैल्यू को काउंट किया जाता है। तो हमें यहाँ पे जो है वो आरएमएस वैल्यू की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो एक एसी मशीन है। तो एवरेज वैल्यू को आरएमएस वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए का क्या तरीकाकार है कि जो फॉर्म फैक्टर है उसको एवरेज वैल्यू के साथ ज़रब दी जाती है। तो एवरेज वैल्यू हमारे पास मौजूद है 4/5mf और फॉर्म फैक्टर जो है इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी फिक्स्ड वैल्यू है 1.11। तो इस वजह से फिर हम क्या करेंगे, ये जो एवरेज वैल्यू है 4/5mf इसको हम क्या करेंगे, फॉर्म फैक्टर के साथ ज़रब देंगे, 1.11 के साथ ज़रब देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4.445mf। तो ये एक टर्न के अंदर पैदा होने वाले ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू आई है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये आरएमएस वैल्यू का फार्मूला है कि एवरेज वैल्यू को फॉर्म फैक्टर के साथ ज़रब देने से आरएमएस वैल्यू आती है। तो हमने क्या किया, एवरेज वैल्यू हमारे पास थी 4/5mf और इसको हमने फॉर्म फैक्टर के साथ ज़रब दी 1.11 के साथ, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो के 4.445mf हो गया। तो ये एक टर्न के अंदर पैदा होने वाली ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू आ गई। तो अगर हम तमाम प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर ईएमएफ मालूम करना चाहते हैं तो एक टर्न के अंदर पैदा होने वाली ईएमएफ को अगर क्या किया जाए, प्राइमरी की टर्नों के साथ ज़रब दे दी जाए तो वो क्या आ जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग की ईएमएफ आ जाएगी। और इसी तरह एक टर्न के अंदर पैदा होने वाली ईएमएफ को जो है वो सेकेंडरी की तमाम टर्न्स के साथ ज़रब दे दी जाए तो सेकेंडरी की ईएमएफ आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर स्क्रीन पे देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास E1 क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न, प्राइमरी वाइंडिंग की ईएमएफ, और उसके बाद 4.445mAFN1। तो यहाँ पे हमें पता हो कि BM और BM मल्टीप्लाई बाई A ये असल में क्या है, 5m की वैल्यू है। शुरू में हमने देखा था कि जो 5m है, 5m किसके इक्वल है, 5m जो है वो BM मल्टीप्लाई बाई A के इक्वल है। तो 5m की जगह हम क्या कर सकते हैं, BM मल्टीप्लाई बाई A लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यही किया हुआ है। आगे अगर हम देखें इसको 4.44 यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट करके निकाला था वो 5m निकाला था। ठीक है जी, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमने जो काउंट करके निकाला था वो 5m निकाला था। और यहाँ पे आगे हमने क्या कर दिया, उस 5m की जगह जो है BM मल्टीप्लाई बाई A लगा दिया। और उसके बाद क्योंकि ये एक टर्न के अंदर पैदा होने वाली ईएमएफ की वैल्यू थी
तो इसको प्राइमरी की तमाम टर्न्स के साथ ज़रब दे दिया। N1 क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न्स। तो एक टर्न के अंदर पैदा होने वाली EMF को क्या किया, प्राइमरी की टर्न्स के साथ ज़रब दे दी, तो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाली EMF आ गई, E1 आ गई। इसी तरह इस एक टर्न के अंदर पैदा होने वाली EMF को, ठीक है जी, 4.44 BM मल्टीप्लाई बाई A, ये क्या है, एक टर्न के अंदर पैदा होने वाली EMF है। और मैं दोबारा बता दूं, φm की जगह हमने BM मल्टीप्लाई बाई A पुट कर दिया है। तो इसको अगर हम क्या करें, N2 के साथ ज़रब दे दें, तो N2 क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग की तमाम टर्न्स हैं। तो तमाम सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न्स को इसके साथ ज़रब दे दी जाए तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग की EMF आ गई। तो उम्मीद है आपको EMF इक्वेशन जो है वो अच्छी तरह से ड्राइव करनी आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।